अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद वलीद, योर फिजिक्स कोर्स इंस्ट्रक्टर। आज के सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक चैप्टर जो कि पेपर में एज सच इतना ज़्यादा तो नहीं पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी वी डोंट नो कि क्या चीज़ कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आ जाए आपके एम डी कैट ई कैट एग्जाम्स में। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर, और हम इसको लगभग तकरीबन वो तमाम एरियाज को कवर करेंगे जो कि आपके एमडी कैट ई कैट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। आए जरा इसको समझते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन ये है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कंट्रोलिंग ऑफ करंट। कि इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच के अंदर आप क्या पढ़ते हैं कि कंट्रोल कैसे किया जाता है करंट को इन अ सर्किट्स। ठीक है, सर्किट के अंदर कैसे कंट्रोल किया जाता है, एंड और चार्ज कैरियर्स, और चार्ज कैरियर्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे फ्लो कराया जाता है, कैसे रोका जाता है, ये है इस चैप्टर का मतलब। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना है तो आपने यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उसमें क्या लगा हुआ होता है। बेसिकली उसमें लगा हुआ होता है सेमी कंडक्टर। क्या लगा हुआ होता है बच्चों? उसमें सेमी कंडक्टर लगा हुआ होता है। ठीक है, अब सेमी कंडक्टर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। सेमीकंडक्टर बेसिकली आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं कंडक्टर की भी और इंसुलेटर की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इट पजेस इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, इट पजेस इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो आपके पास इस सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी? कंडक्टर की और इंसुलेटर की। ये सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे बढ़ते हैं। बेटा सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन के अंदर बहुत सारे की पॉइंट्स हैं, बहुत सारे की पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्योर सेमीकंडक्टर की, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो आपके पास बेसिकली एक्ट करता है इंसुलेटर की तरह। ठीक है, जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो बेसिकली एक्ट करता है कंडक्टर की तरह। इसका मतलब क्या है कि ये सेमीकंडक्टर हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों? बिकॉज हम जब चाहे इसको एज अ कंडक्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं, जब चाहे हम इसको एज अ इंसुलेटर के तौर पे यूज कर सकती हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा कोई मसला यहाँ पे होगा नहीं। अगली टर्म की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सेमीकंडक्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एट रूम टेम्परेचर, अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं तो रूम टेम्परेचर पर अगर मैं सेमीकंडक्टर को रखूं तो वो स्लाइटली कंडक्टिव होता है। द सेमीकंडक्टर स्लाइटली कंडक्टिव, द सेमीकंडक्टर इज स्लाइटली कंडक्टिव। हल्का सा कैरियर चार्ज कैरियर उसमें पास कर सकते हैं। कैसे? तो भाई देखें, अगर सेमीकंडक्टर को अगर आप लोग थोड़ा सा नोट करें तो रूम टेम्परेचर के ऊपर कोई ना कोई थर्मल एनर्जी तो होगी उस जगह में। तो वो जो हमारे पास चार्जेस हैं वो हो सकता है उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में या एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चले जाएं जहाँ पे वो इजिली मूव कर सकें। सो दैट इज वाई वी कैन से दैट द सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली स्लाइटली कंडक्टिव। ठीक है, अच्छा जी, इसकी मिसाल क्या होगी भाई?
फॉर एग्जांपल कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज किए जा सकते हैं? सिलिकॉन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जर्मेनियम। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, सेमीकंडक्टर को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि उसके अंदर जो स्टेट्स होती हैं उसके क्या मामलात होते हैं। ठीक है, दुनिया में सिर्फ सेमीकंडक्टर सॉलिड नहीं है, बल्कि बहुत सारे आपके पास सॉलिड्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कैटेगराइज करें तो सॉलिड को हम कैटेगराइज कर सकते हैं तीन एलिमेंट्स में, ये कह सकते हैं तीन फेजेस में, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ चार्जेस। सॉलिड की तीन कैटेगरीज हो सकती हैं। एक आपके पास होता है कंडक्टर, एक होता है आपके पास सेमीकंडक्टर, और एक आपके पास होता है इंसुलेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर है, उसके बिल्कुल इन बिटवीन जो एक एलिमेंट है जो कि उसकी दरमियानी प्रॉपर्टीज रखता है, ना तो कम्प्लीटली कंडक्टर की ना तो कम्प्लीटली इंसुलेटर की, तो वो दरमियाना आपके पास सॉलिड कहलाता है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जो हमने कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, हमने कैटेगराइज किया सॉलिड को। ठीक है, अच्छा, बहुत पहले आपके पास एक थ्योरी आती थी जिसको हम लोग बोलते थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्योरी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर हमें ये बात पता चली या ये बात हमें समझ में आई वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज बताई गई थी कंडक्टर की। दिस थ्योरी दिस थ्योरी ओनली टेल्स अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हुए सॉलिड में कंडक्टर की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया गया। भाई ये तो वाली बात आपको पता है कि ग्रुप 1A एलिमेंट जो आपके पास होते हैं सोडियम, उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम दूसरे ग्रुप 2 पे आए तो उसके अंदर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टिविटी ज्यादा होती है ग्रुप 1A की। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि हम कंडक्टिविटी बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तो आई नहीं। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट होती रही, तो फिर ये थ्योरी हमारे पास चेंज होके एक नई थ्योरी में कन्वर्ट हो गई, और जो नई थ्योरी फिर सामने आई उसका नाम था वैलेंस बैंड थ्योरी। वैलेंस बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंड? भाई लेट सपोज अगर से हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारे सोडियम के एटम्स पड़े हुए हैं। सोडियम सोडियम के एटम्स हैं, मौजूद हैं। बहुत सारे सोडियम के एटम्स मौजूद हैं। मैंने फिलहाल दो ही बनाए, आपने ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे सोडियम के एटम्स मौजूद हैं। अच्छा, सब में इलेक्ट्रॉन तो होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक होते हैं एनर्जी लेवल के अंदर। किसमें होते हैं बच्चों? एक एनर्जी लेवल के अंदर होते हैं। तो जो हमारे पास पहला सोडियम है वो ये रहा, उसमें ये इलेक्ट्रॉन ये रहा। दूसरा सोडियम है, उसके उसके स्टेट में, उसके एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ये रहा। और तीसरा हमारे पास जो सोडियम था उसके भी किसी ना किसी लेवल में इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अगर मैं इन तमाम लेवल्स को कंबाइन कर दूं, अगर मैं इन तमाम लेवल्स को आपस में कंबाइन कर दूं, तो मेरे पास आता है बैंड। उसका मतलब क्या है कि बैंड क्या चीज है? बैंड आपके पास है कलेक्शन ऑफ लेवल्स वेयर इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स। कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स वेयर इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स। अब मैं तमाम बच्चों को ये वाली बात बताता चलूं कि वैसे तो अलबत्ता इलेक्ट्रॉन सोडियम के हैं और तीनों सोडियम के एलिमेंट्स है, कोई पोटेशियम का नहीं है।
लेकिन ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग लेवल में मार्क किए उसका रीजन ये है कि हर सोडियम एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी जरूरी नहीं है कि एनर्जी स्टेट सेम हो। ये हमें पता चलता है एक केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक है गालिबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, कि पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, आई गेस। तो खैर मुझे स्टेटमेंट याद है, आई डोंट नो कि विच साइंटिस्ट गिव दिस, बट इवेंचुअली ये वाली बात उसमें फरमाई गई है कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो अरबों करोड़ों खरबों सोडियम है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है तो सबकी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा। तो ऑब्वियसली जब डिफरेंस है तो उनकी एनर्जी स्टेट्स में भी फर्क है। लेकिन उन तमाम एनर्जी स्टेट्स को मिला के हमारे पास क्या आता है, बैंड आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ बैंड। एक आपके पास कहलाता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? बच्चों वैलेंस बैंड का कॉन्सेप्ट ये है कि अगरचे एक ऐसा ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल, एक ऐसा ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करें, ठहरें, रुकें, जो एक्साइट होने से पहले उस एटम में मौजूद थे। ठीक है, आपको बात पता है सोडियम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आप उसको एनर्जी दो तो वो अपने उस शेल को छोड़ के बाहर आ जाता है या ट्रांसफर हो जाता है दूसरे एटम के अंदर। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है जिस जगह पे जिस स्टेट में मौजूद है उन सारी स्टेट्स को कंबाइन कर दें सोडियम्स की, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वैलेंस बैंड आ जाता है। ठीक है, तो ये है बात सारी। लेट सपोज हमारे पास सोडियम है, एक सोडियम ये है, एक और सोडियम ले लें, तो भाई इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना, सब में कोई ना कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होगा। अच्छा, अब वो जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी स्टेट के अंदर है अगर मैं उन सबको कंबाइन कर दूं तो वो जो बैंड आएगा ना उसको हम लोग नाम देते हैं वैलेंस बैंड। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आप सब अपने बच्चों को याद रहे। द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स वेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स, वेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन resides before excitation। ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है वैलेंस बैंड। उसके बाद हम बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? कंडक्शन बैंड का कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि अगरचे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम उसको एक एनर्जी दे दें तो एनर्जी देने के बाद वो एक हायर एनर्जी स्टेट को जाएंगे। ठीक है, तो वो बेसिकली आप लोगों के पास जो जो हायर एनर्जी स्टेट्स होती हैं उनका अगर मैं कंबाइन कर लूँ या कंबाइन इफेक्ट निकालूं या तमाम स्टेट्स को कंबाइन कर दूं तो जो मेरे पास बैंड आएगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो यहाँ कंडक्शन बैंड की डेफिनेशन लिखता हूँ। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स absorb energy by providing voltage, तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या बाय थर्मल एनर्जी, इसके अलावा बाय एब्जॉर्बिंग फोटॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन jumps to the excited state। एक्साइटेड स्टेट बेसिकली आपके पास कहलाता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, in which these electrons
can make a transition and conduction occurs. That is called that combination of states, combination of excited energy levels are called conduction band. अच्छा, इस डेफिनेशन के अंदर कॉन्सेप्ट भरपूर है, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है भाई। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, कंडक्शन बैंड नाम देते हैं। और जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो एक बेसिकली समंदर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता है। अगली जो टर्म आ रही है वो बेसिकली आपके पास है बैंड गैप। नाम क्या है बच्चों? बैंड गैप, ठीक है। आज जरा बैंड गैप को समझते हैं। व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट अबाउट द बैंड गैप? बैंड गैप का एक और नाम होता है जिसको आप बोलते हैं फॉरबिडन गैप। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या नाम देते हो आप इसको? फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप या बैंड गैप का मतलब ये होता है कि लेट सपोज हम ये एक मान लेते हैं कि हमारे पास कंडक्शन बैंड है और ये हमारे पास एक अदर बैलेंस बैंड। वीबी का मतलब है बैलेंस बैंड, सीबी का मतलब है कंडक्शन बैंड। तो इनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है, जो एनर्जी का डिफरेंस है, वो एनर्जी का डिफरेंस क्या कहलाता है? बैंड गैप कहलाता है। ये एनर्जी डिफरेंस कहलाता है आपका बैंड गैप। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास मैं यहाँ पर कुछ कॉलम्स ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से समझ सकें कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में उनके बैंड गैप में फर्क क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कंडक्टर, यहाँ लिख देते हैं सेमीकंडक्टर और यहाँ पे लिख देते हैं इंसुलेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ मामला हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर बैंड्स को दिखाएं तो ये हमारे पास एक, इस एक्सिस को मान लें एनर्जी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इस निचले लेवल पर क्या मौजूद होगा? यहाँ पे होगा वैलेंस बैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या मौजूद होगा? वैलेंस बैंड मौजूद होगा। ये वैलेंस बैंड आ गया, इंसुलेटर में भी क्या है? वैलेंस बैंड है। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर बात करूं कंडक्टर की, तो उसका जो कंडक्शन बैंड होगा वो वैलेंस बैंड के बिल्कुल ओवरलैप्ड होगा। ये कंडक्शन बैंड है। इसका मतलब क्या है? अगर आप लोग यहाँ देखें कि ये दोनों आपस में क्या है? ओवरलैप्ड है। बोथ बैंड्स आर ओवरलैप्ड। बैंड्स आर ओवरलैप्ड। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि देर इज नो बैंड गैप, कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं होता। तभी इलेक्ट्रॉन्स इजीली कंडक्टर में कंडक्शन से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं और करंट एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो हमारा वैलेंस बैंड होता है वो ना तो इतना ज्यादा दूर होता है ना इतना ज्यादा करीब होता है, लाइक दिस। ये हमारे पास आ गया कंडक्शन बैंड। अगर आप देखें कि यहाँ पे हमारा बैंड गैप तो है, लेकिन ये जो बैंड गैप है, बैंड गैप नैरो है। के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कंडक्शन बैंड में जा भी सकते हैं, कुछ रह भी सकते हैं, सारे नहीं जा सकते। ठीक है, बाकी इंसुलेटर के अंदर तो बहुत ज्यादा दूर, बहुत ही दूर। ठीक है, अच्छा खासा हमें क्या मिलता है? एनर्जी डिफरेंस देखने को मिलता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान।
तो अगर आप लोग नोटिस करें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान गैप बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम इसको बोलेंगे नैरो वाइड बैंड गैप, वाइड बैंड गैप। ठीक है स्टूडेंट्स, चल, तो ये बात थी जो कि मुझे डिस्कस करनी थी इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं वापसी सेमीकंडक्टर की तरफ चलते हैं। देखिए भाई, सेमीकंडक्टर की बहुत सारी चीजें हैं, मैंने अभी ऊपर बताई थी। लेकिन मैंने आपसे ये वाली बात बोली थी कि सेमीकंडक्टर को हमें इन डिटेल मजीद पढ़ना है। सेमीकंडक्टर की टाइप्स देखनी है, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज देखनी है, ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा, कुछ मैं पंच लाइन्स लिख रहा हूँ। की पॉइंट्स अबाउट सेमीकंडक्टर, की पॉइंट्स अबाउट सेमीकंडक्टर। वो क्या है? बेसिकली हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है नेगेटिव। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, अगर हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएं, सो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, एंड कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, अच्छी खासी बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छी खासी आपके पास कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? अगर हम देखें उसमें कंडक्टर में, तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वहां पे डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अच्छा, देयरफॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये नेगेटिव होता है बच्चों। क्या होता है ये नेगेटिव होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए। इसके अलावा एट जीरो केल्विन, उल्टा काम आप सोचें, अगर आप टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो अब रेजिस्टेंस बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर बहुत कम कर दें, बहुत कम कर दें, जीरो केल्विन पे लिया है, एट जीरो केल्विन द सेमीकंडक्टर इज प्योर इंसुलेटर, ये पूरा इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चल, इसके अलावा मैं तमाम स्टूडेंट्स की ये वाली बात बता दूं कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो ऑबे नहीं करता ओम्स लॉ को। इट डज नॉट ऑबे ओहम्स लॉ। ठीक है, चलें, अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की। देखिए बच्चों, हमारे पास सेमीकंडक्टर की दो टाइप्स होती हैं। एक कहलाती है हमारे पास इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरी कहलाती है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को वन वर्ड डिफाइन करें तो यहाँ पे ये होगा प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। प्योर हालत क्या कहलाती है सेमीकंडक्टर की? ये कहलाती है हमारी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये एक्ट करती है, एक्ट एज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह ये एलिमेंट्स एक्ट करते हैं। सबसे अच्छी मिसाल आपके पास क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इट एक्ट एज अ कंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे अच्छी मिसाल आपके पास है इसकी
एन टाइप क्रिस्टल और पी टाइप क्रिस्टल। ये बेसिकली आप लोगों के पास क्या हो गए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की टाइप्स हो गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास बात ये आ रही है कि एक टॉपिक है डॉपिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉपिंग का, उसको और से समझिएगा, सीखिएगा। डॉपिंग आपके पास क्या है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities into the pure semiconductor। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप ऐड कर दें impurities किसके अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर में, प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities into the pure semiconductor, क्यों भाई, टू मेक इट कंडक्टिव, टू मेक इट कंडक्टिव, ताकि जो आपका सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टिव हो जाए, उसमें चार्जेस का फ्लो हो सके। तो ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है, ये फिनोमेना कहलाता है डॉपिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बारी आ रही है वो आ रही है टाइप्स ऑफ डॉपिंग की। सबसे पहली टाइप आपके पास कहलाती है डोनर डॉपिंग। नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डोनेट होगा। ठीक है, कोई ना कोई चीज डोनेट होगी, दी जाएगी। ठीक है, तो आए जरा समझते हैं। देखिए, डोनर डॉपिंग को आप एक केमिकल रिएक्शन की तरह समझें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। होता है यहाँ पे ये कि आपके पास एक पेंटावैलेंट एलिमेंट होता है। अब जो पेंटावैलेंट एलिमेंट होता है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनको ये वाली बात पता है कि पेंटावैलेंट एलिमेंट का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट जिसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, और ये है आपका, मतलब मिसाल के तौर पर इसका नाम है, इसको हम बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटीज। क्या नाम देते हैं इसको, डोनर इम्प्योरिटीज नाम देते हैं। तो याद रखिएगा, पेंटावैलेंट एलिमेंट का दूसरा नाम क्या होगा, डोनर इम्प्योरिटीज, इसके अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और सबसे अच्छी मैं मिसाल यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, इसके अलावा आर्सेनिक, इसके अलावा एंटीमनी। ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, ये हैं पेंटावैलेंट एलिमेंट के एग्जाम्पल्स। अगर आप इसको ऐड करवाते हो, अगर आप इसको ऐड करवाते हो, अब मामला ये है कि ऐड किस में, ऐड आपने करवाना है टेट्रावैलेंट एलिमेंट के साथ। टेट्रावैलेंट एलिमेंट के साथ आपने इसको कंबाइन करना है। टेट्रावैलेंट एलिमेंट आपके पास कहलाता है प्योर सेमीकंडक्टर। इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी मिसाल आपके पास क्या है, सिलिकॉन या जर्मीनियम। ठीक है, जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे, तो नतीजे में क्या होगा। अब थोड़ा सा अब आपने यहाँ पे केमिस्ट्री यूज करनी है कि ये जो आपके पास फॉस्फोरस है, लेट सपोज ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस दिखा देते हैं। इस फॉस्फोरस के पास 1 2 3 4 और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास ये जो सिलिकॉन है, ये जो हमारे पास सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन के पास कितने, इस सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होगा क्या कि यहाँ पर इस सिलिकॉन ने डोनेट कर दिए अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। अच्छा, जब डोनेट करेंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई नया सब्सटेंस तो बनेगा ना, ऐसे तो कुछ नहीं है कि कुछ भी नहीं आएगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा। तो उस नए सब्सटेंस को नाम दे देते हैं एक्स। एक नया सब्सटेंस बना है, उसको हमने नाम दे दिया एक्स। ठीक है, अभी जो एक्स एक एलिमेंट बना, इसकी कुछ खास बातें समझते हैं। जो हमारे पास पेंटावैलेंट एलिमेंट था, ऑलरेडी उसके पास थे 1 2 3 4 और 5। टेट्रा ने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, 1 2 3। तो अब चेक करें कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, शेल कंप्लीट हो गया, लेकिन टेट्रा का एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना।
टेट्रा का एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इसको आप ये बना लें, टेट्रा का एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इसको हम बोलेंगे एक्सेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दैट मीन्स जब आपने इन दोनों का रिएक्शन करवाया तो जो आपके पास एक सब्सटेंस आया उसमें एक्सेस अमाउंट किस चीज की मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट किस चीज की मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। एक तो बात ये हो गई, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की है। सेकेंडली, अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलूं कि मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है यहाँ पे, देखिए मेजॉरिटी कैरियर्स का मतलब यही होता है कि जो यहाँ पे ज्यादा तादाद के अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं जो कि आराम से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ये बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है। बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड होता तो ये ठहरा किसी के साथ लगा हुआ होता, तो ये अकेला फ्री है, कहीं भी घूम सकता है। तो यहाँ पे कैरियर्स इसीलिए कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो मेजॉरिटी कैरियर्स आपके पास यहाँ पे होगी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होगी? माइनॉरिटी कैरियर्स का मतलब क्या है, ना होने के बराबर इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट पार्टिकल्स होंगे, तो उनको हम नाम दे रहे हैं होल। क्या नाम दे रहे हैं बच्चों, होल्स। मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आगे जाकर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्स। इसके अलावा अगर मैं ये वाली बात बोलूं कि नेट चार्ज क्या है इस एलिमेंट का, नेट चार्ज, तो बेसिकली नेट चार्ज आपके पास नो चार्ज है। ठीक है, न्यूट्रल है, बिकॉज जितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उतने प्रोटॉन्स मौजूद हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और इस सब्सटेंस को हम लोग नाम देते हैं एन टाइप क्रिस्टल। क्या नाम देते हैं बच्चों, एन टाइप क्रिस्टल। अब क्यों नाम दे रहे हैं एन टाइप क्रिस्टल, नाम इसलिए दे रहे हैं इसको एन टाइप क्रिस्टल बिकॉज आपके पास यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट में मौजूद है वो आपके पास मौजूद है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। बच्चों किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। सो दैट इज व्हाई वी जस्ट कॉल इट एज अ एन टाइप क्रिस्टल। ओके, चल, ये हमारे पास हो गया डोनर डॉपिंग। अब हम बात करते हैं एक्सेप्टर डॉपिंग की। अगर आप नाम के ऊपर फोकस करें, एक्सेप्टर का मतलब है एक्सेप्ट करना, तो यहाँ पे जो हमारा टेट्रावेलेंट एलिमेंट है वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, पहले तो डोनेट करा था, अब एक्सेप्ट करेगा। आए जरा समझते हैं क्या चीज होता है यहाँ पे। ये है रिएक्शन, जरा समझा देता हूँ आपको। एक्सेप्टर डॉपिंग के अंदर एक होता है ट्राईवैलेंट एलिमेंट। ट्राईवैलेंट एलिमेंट का दूसरा नाम होगा एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। ठीक है, अच्छा सबसे अच्छी मिसाल आपके पास क्या है इसकी, बोरॉन, बोरॉन या एल्यूमिनियम। ठीक है, अच्छा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे तकरीबन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, इसका रिएक्शन होता है, इसका रिएक्शन होता है किसके साथ, टेट्रावैलेंट एलिमेंट के साथ, जो कि ऑलरेडी मैं पीछे बता चुका हूँ कि वो क्या होता है टेट्रावैलेंट एलिमेंट। टेट्रावैलेंट एलिमेंट बेसिकली आपके पास कहलाता है प्योर सेमीकंडक्टर, जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो आप लोग ले सकते हो, सिलिकॉन ले सकते हैं या जर्मेनियम ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, फिलहाल इसी के ऊपर फोकस कर लेते हैं, काफ़ी है। तो नतीजे में आपके पास क्या आएगा, एक सब्सटेंस आएगा। ठीक है, और सब्सटेंस क्या होगा जरा उसको जरा देखते हैं, चीज नोट करते हैं। देखें यहाँ पे ये आपके पास अज्यूम कर लेते हैं बोरॉन है। अब आपको पता है कि बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3। जबकि जो हमारा टेट्रावेलेंट एलिमेंट है उसमें सिलिकॉन एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास 1 2 3 और 4। इसका मतलब ये है कि बोरॉन ने अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, सॉरी 3 जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो शेयर कर दिए इसके साथ, सिलिकॉन के साथ। तो अब जरा आए चेक करते हैं हुआ क्या। आपके पास एक नया सब्सटेंस मिला आपको वाई, अज्यूम कर लेते हैं वाई नाम देते हैं, कुछ भी नाम दे दें।
अब है ये कि ये जो आपके पास एलिमेंट y है, इसमें टोटल काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब बात यहाँ पे ये है कि सिलिकॉन ने अपना ऑक्टेट उसका कंप्लीट ही नहीं हुआ, उसको तो 4 चाहिए थे, बोरॉन के पास तो 3 थे। तो मसला यहाँ पे ये आया कि यहाँ पे एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई इस तरह। यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई? एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। इस डेफिशिएंसी को फिजिक्स के अंदर क्या नाम देते हैं? होल। एक डेफिशिएंसी आ गई जिसको हम फिजिक्स के अंदर क्या नाम देते हैं? होल। ठीक है। अच्छा, आप कुछ खास बातें लिख देता हूँ। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी है? एक्सेस अमाउंट मौजूद है होल्स की। इसको हम बोलेंगे मेजॉरिटी कैरियर्स। जो ज्यादा तादाद में कैरियर्स मौजूद हैं वो हैं होल्स। ना होने के बराबर क्या है? माइनॉरिटी कैरियर बोलते हैं जिसको। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा नेट चार्ज क्या है बच्चों? नेट चार्ज नो चार्ज मतलब न्यूट्रल है। ठीक है। अच्छा, होल की जो नेचर होती है वो नेचर होती है पॉजिटिव। नेचर क्या होती है बॉयज एंड गर्ल्स? पॉजिटिव होती है। तो तभी जो आपको एलिमेंट नजर आ रहा है, इस एलिमेंट को आप नाम देते हैं, जो सब्सटेंस है उसको आप नाम देंगे पी टाइप क्रिस्टल। क्यों नाम दिया आपने पी टाइप क्रिस्टल का? इसलिए नाम दिया बिकॉज इसमें जो होल्स है उनके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। नेट चार्ज सब्सटेंस का आपका जीरो है। होल के चार्ज की वजह से सब्सटेंस को बोलते हैं पी टाइप क्रिस्टल। ठीक है। तो आप लोग मिक्स नहीं कीजिएगा। दैट्स हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ओके। चलिए, हमारे पास डॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह डोनर डॉपिंग हो गई, एक्सेप्टर डॉपिंग हो गई। अब हम लोग अपना एक नेक्स्ट जो काम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके पास है डायोड। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट अ डायोड? क्या मतलब है डायोड का? तो सिंपल से कुछ बातें लिख देता हूं। व्हेन द पी टाइप क्रिस्टल एंड एन टाइप क्रिस्टल is combined together, न्यू सब्सटेंस को बोलते हैं डायोड। ये कहलाता है डायोड। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है उसको बना लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ये होता है बच्चों, ये होता है। ये वाली साइड कहलाती है एन और ये पॉइंटेड साइड कहलाती है पी। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिंबल हो गया। हम बात करते हैं पीएन जंक्शन का मतलब क्या है। व्हाट इज द मेन थिंग अबाउट पीएन जंक्शन? इट इज द pathway from which charge carriers make a transition from one crystal to another, from one crystal to another। ये बेसिकली आपके पास कहलाता है पीएन जंक्शन। ठीक है। अच्छा, जब हम डायोड पढ़ते हैं तो पीएन जंक्शन उसी में ही आ जाता है। ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना किसी स्टूडेंट ने भी। हमारे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं। जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये है बेसिकली पीएन जंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहलाता है पीएन जंक्शन, जिसके अक्रॉस क्या होगा? चार्जेस का फ्लो होगा। अब ये बात सब जानते हैं कि एन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं लिख देता हूँ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो हमारे पास पी टाइप है उनके पास क्या मौजूद होता है? होल्स मौजूद होता है, इनके ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। अब कॉमन सेंस तो ये होगी ना कि इलेक्ट्रॉन
तो जैसी जगह मिलेगी एम्प्टी स्पेस, देखें होल्स में, तो यहाँ पे चार्ज कैरियर्स अक्रॉस मूव करेंगे और नतीजे में क्या होगा कि जब चार्जेस अक्रॉस मूव करेंगे तो इस पूरे जंक्शन में इसके अक्रॉस एक रीजन क्रिएट हो जाएगा आयनिक लेयर का। और आप बोलेंगे आयंस कहाँ से आ गए? देखिए भाई, आयंस तो आएंगे ना जब आपके पास इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा तो चार्ज क्या आएगा? चार्ज यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव, बिकॉज जहाँ इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये बात है सारी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक आयनिक लेयर आ गई। कौन सी लेयर आ गई? एक आयनिक लेयर आ गई। एक आयनिक लेयर है। अब हो क्या रहा है कि इस आयनिक लेयर से एक नुकसान तो हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि जो पीछे जो इलेक्ट्रॉन्स आपके रह गए हैं, जो पीछे इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, वो बेचारे आगे नहीं जा पा रहे। जगह नहीं मिल रही ना उनको। तो यहाँ पे आयनिक लेयर की कुछ खास बातें मैं लिख रहा हूँ। आयनिक लेयर acts as a barrier that stops diffusion of more charges। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम होता है डिप्लीशन रीजन। एक और नाम होता है इसका डिप्लीशन रीजन होता है। आयनिक लेयर का दूसरा नाम क्या होता है? डिप्लीशन रीजन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चल आगे। अब ये जो डिप्लीशन रीजन है ये एक्ट कर रहा है एज अ बैरियर की तरह। बच्चों क्या एक्ट कर रहा है? एज अ बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है, बैरियर। एक सेकंड स्टूडेंट्स। जी, अगर आप यहाँ पे एक चीज नोट फरमाए, गौर फरमाए, तो ये जो आपका डिप्लीशन रीजन है ये एक्ट कर रहा है बैरियर की तरह। अच्छा, अब इस बैरियर की कुछ खास बातें भी हैं। अगर थोड़ा आप लोग उसको नोट करें, फिजिक्स यहाँ पे इस्तेमाल करें, तो आपको एक बात पता चलेगी कि यहाँ पे एक वोल्टेज क्रिएट हो रहा है अंदर, डायोड के अंदर एक वोल्टेज क्रिएट हो रहा है। मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं यहाँ पे बना लूँ, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ये पी है, ये एन है, ये पी है और ये एन। ठीक है। अच्छा, बात ये है कि यहाँ पर इस तरफ है नेगेटिव और इस तरफ है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आपके पास इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये आपके एक रीजन क्रिएट हो गया। क्या ये क्या क्रिएट हो गया? ये आपके एक टर्मिनल क्रिएट हो गया पॉजिटिव, और दूसरी टर्मिनल या दूसरी तरफ एक टर्मिनल क्रिएट हो गया दैट इज नेगेटिव। सो ये हायर और लोअर पोटेंशियल की वजह से यहाँ पर एक वोल्टेज क्रिएट हो रहा है। इस वोल्टेज को हम फिजिक्स के अंदर क्या नाम देते हैं? बैरियर पोटेंशियल। बच्चों क्या नाम देते हैं? बैरियर पोटेंशियल। इसका सिंबल होता है वी नॉट। ठीक है। अब ये बैरियर पोटेंशियल क्या काम कर रहा है? इट स्टॉप्स द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस अक्रॉस द जंक्शन। अक्रॉस जंक्शन। ठीक है, ये है बात सारी। अच्छा, अगर अंदर सिलिकॉन मौजूद हो, मतलब पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टल ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर के तो बने भी होंगे। तो अगर सिलिकॉन अंदर यूज हो रहा है तो जो बैरियर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो लेते हैं 0.7 वोल्ट। और अगर हमारे पास जर्मीनियम हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट। इन वैल्यूज को याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास जो बारी आ रही है उसको हम लोग नाम दे रहे हैं बायसिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायसिंग का। अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, बायसिंग। तो बायसिंग है क्या चीज? बायसिंग बेसिकली हमारे पास है
कि अगर हम लोग डायोड को कनेक्ट कर दें एक्सटर्नल सोर्स से, इफ डायोड इज कनेक्टेड with external source, with external source, अगर हम डायोड को एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें तो ये हमारे पास फिनोमेना क्या कहलाता है बच्चों? बायसिंग कहलाता है या बियासिंग कहलाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बायसिंग। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग का क्या कमाल है? देखिए बच्चों, फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर होगा ये कि जो हमारे पास डायोड है, ठीक है, ये पी कहलाता है, ये एन कहलाता है। अब ये पी टाइप को हम कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये कहलाती है फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, तो आप डेफिनेशन ये बना सकते हैं, इफ पी टाइप क्रिस्टल of diode is connected with higher positive terminal, और आगे लिख रहा हूं पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, while n type crystal is connected with lower potential, लोअर पोटेंशियल मायने नेगेटिव टर्मिनल। तो ये बेसिकली हमारे पास फिनोमेना क्या कहलाता है? ये हमारे पास फिनोमेना कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, ये कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग। अब होगा क्या, इफेक्ट्स क्या होंगे इसके? यहाँ पे इफेक्ट्स लिख रहा हूं, डिप्लीशन रीजन कम होने लगेगा, डिप्लीशन रीजन starts reducing, अच्छा जी, and when the external voltage becomes greater or equal to the barrier potential, so current start flowing across junction, across junction, और कितना करंट फ्लो होगा? फ्यू मिली एम्पियर्स का। ठीक है, और इस सिचुएशन में डायोड आपके पास क्या हो जाएगा? डायोड इज सेट टू बी ऑन, डायोड इज सेट टू बी ऑन। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस यहाँ पे यही है कि अगर आपने नोटिस किया हो पिछले डायग्राम को, तो ये हमारे पास तो खैर पी एन जंक्शन आ गई, ये पी है, ये एन है। अब आपने पी को कनेक्ट कर दिया, अब आपने पी को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को कनेक्ट कर दिया आपने नेगेटिव टर्मिनल से। तो मेरे प्यारे बच्चों के अंदर हमारे पास जो वो बना हुआ था डिप्लीशन रीजन, याद करें, यहाँ था पॉजिटिव पॉजिटिव आयॉन्स और यहाँ थे नेगेटिव आयॉन्स, यहाँ थे नेगेटिव आयॉन्स। अब ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे? टर्मिनल्स की तरफ जाएंगे, बिकॉज पॉजिटिव आयॉन्स ऑब्वियसली नेगेटिव टर्मिनल को अप्रोच करेंगे और जो नेगेटिव आयॉन्स है वो पॉजिटिव टर्मिनल को अप्रोच करेंगे। इसका मतलब क्या है कि डिप्लीशन रीजन आपके पास रिड्यूस होने लगेगा। क्या होने लगेगा बच्चों? स्टार्ट रिड्यूसिंग, स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। जब ये रिड्यूस होने लगेगा तो अब जो बच गए इलेक्ट्रॉन्स, ये अब आराम से एन से पी की तरफ जा सकते हैं और आपको एक करंट मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? करंट। और ऑब्वियसली फिर सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग, और जो हमारा करंट चल रहा होता है
वो फ्यू मिली एम्पेयर्स का होता है। ठीक है, अगर हम डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखें, डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व वोल्टेज वर्सेस करंट के दरमियान बनता है ये आपके पास करंट है, ये वोल्टेज है। अब देखें, हम वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा वोल्टेज ना दे दें। वो ये बात ऊपर लिखी भी है। तो दिस इज 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे ही हम 0.7 को अप्रोच करेंगे फौरन से ग्राफ यहाँ से उठेगा और ऊपर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस जगह पर अब हमें क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर वोल्टेज को डिवाइड करवाएं करंट से, इस ग्राफ से हम लोग डेल्टा वी और डेल्टा आई निकालें, तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस, मैं ग्रेडियंट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इस ग्राफ से अगर हम डेल्टा वी डेल्टा आई निकालें, ये जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगी इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें, ये हमारे पास टॉपिक हो गया फॉरवर्ड बायसिंग का। अब हम बात करते हैं रिवर्स बायसिंग की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं रिवर्स बायसिंग की तरफ। रिवर्स बायसिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, और से सुनिएगा समझिएगा। रिवर्स बायसिंग में ये होगा कि जो पी टैप है और एन टैप है, पी टैप कनेक्ट हो जाएगा नेगेटिव से और एन टैप कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव से। तो इस सूरत में जो आपके पास बायसिंग होगी वो कहलाएगी रिवर्स बायसिंग। व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप crystal of diode is connected with negative terminal and positive terminal respectively, तो ये बायसिंग कहलाती है, रिवर्स बायसिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया काम हमारा रिवर्स बायसिंग का। आगे बढ़ रहे हैं। रिवर्स बायसिंग के अंदर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि फॉरवर्ड बायसिंग में नहीं मिल रही है, तो उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अफेक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले चीज तो यहाँ पे ये है कि जो हमारा डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। अच्छा, जब हमारे पास डिप्लीशन रीजन बढ़ने लगेगा तो ऑब्वियसली अंदर का जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी तो स्ट्रांग होगा। देयरफॉर बैरियर पोटेंशियल becomes more strong। इसके अलावा डिफ्यूजन ऑफ charges could not occur here, resistance is greater up to several mega ohms। यहाँ पे बहुत सारे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है, तभी तो चार्जेस चल नहीं पा रहे हैं। चार्जेस चल ही इसलिए नहीं पा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस अच्छी खासी पैदा हो रही है। और यहाँ पर डायोड आपके पास क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। डायोड इज सेट टू बी ऑफ। अब कुछ खास बातें जो कि मुझे डिस्कस करनी है और आप यहाँ पे नोट फरमाएं। ये तो आपके पास है पीएन जंक्शन। अच्छा, ये आपके पास क्या थे, ये थे आयोन्स।
यहाँ पे बना लेते हैं पॉजिटिव, दूसरी तरफ बनाएंगे नेगेटिव। ये पी है और ये एन है। इसको आपने कनेक्ट किया है पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से। तो अगर आप लोग एक चीज नोटिस करें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब अपनी जगह छोड़ेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा तो यहाँ पर एक और आयन क्रिएट हो गया पॉजिटिव। ठीक है। और ये जो आपके पास होल्स हैं जो इस तरफ थे मौजूद, यहाँ पे क्या मौजूद है, होल्स। ठीक है। यहाँ पे क्या मौजूद है बच्चों, होल्स मौजूद है। अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इन होल्स को अकोमोडेट करेंगे तो इनके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि देखें पहले डिप्लीशन रीजन इतना था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीशन रीजन क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। डिप्लीशन रीजन क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा। डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। और मेरे प्यारे बच्चों, जब डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होगा, जब डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होगा तो इस सूरत में क्या होगा कि करंट एन से पी की तरफ, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स से, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एन के पास, वो पी की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि डायोड हमारे पास ऑफ हो गया है, और बिकॉज अंदर बहुत अच्छी खासी रेजिस्टेंस पैदा हो रही है। अच्छा, लेकिन एक चीज हो रही है, अगर आपको याद हो मैंने ये वाली बात फरमाई थी ऊपर कि जो हमारे पास पी टाइप क्रिस्टल होता है, अगर आप लोग नोटिस करें, जो पी टाइप क्रिस्टल होता है उसके अंदर जो माइनॉरिटी कैरियर्स में ना होने के बराबर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पी टाइप क्रिस्टल है, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली अनएक्सपेक्टेडली कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने के बराबर मौजूद, ये हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है। अब होगा ये कि ये तो पीछे नहीं जा सकते, कहां पर, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये बाहर से कहीं ना कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, अब चाहे रूम टेम्परेचर से या लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के अक्रॉस चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं अक्रॉस द जंक्शन उल्टी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स को तो जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक करंट को एन से पी की तरफ, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर पी से एन की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, द मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ट्रांजिट फ्रॉम P to N type crystal by absorbing energy, thermal energy या फोटोन। दिस इज कॉल्ड रिवर्स करंट, दिस इज कॉल्ड रिवर्स करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहलाता है रिवर्स करंट कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब मामला यहाँ पे ये है कि रिवर्स करंट तो आपने समझ लिया, रिवर्स करंट होता क्या है। अब आप अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर मैंने बात लिखी हुई थी कि बैरियर पोटेंशियल हमारा क्या हो रहा है, बैरियर पोटेंशियल स्ट्रांग हो रहा है, और बैरियर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने से रोकेगा। तो बैरियर पोटेंशियल को गुस्सा आ रहा है, ये आपके पास है बैरियर पोटेंशियल, ये बैरियर पोटेंशियल है। अब ये बैरियर पोटेंशियल को गुस्सा आ रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन जा क्यों रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को तो जाना नहीं चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे एक बात लिख रहा हूं, द बैरियर पोटेंशियल मेक मेड
more strong, which resist the motion of charges across the junction, across the junction. वही बात जो अभी मैंने फरमाई. And after some time, the covalent bond of the PN junction या diode breaks. So that voltage is called breakdown voltage. क्या मतलब है? देखें, ये जो हम लोगों ने डायोड को कनेक्ट किया था पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, तो नतीजे में डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो रही थी. इसका मतलब क्या है कि हम मुसलसल एक्सटर्नल वोल्टेज के जरिए इंटरनल वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करेंगे जाना, लेकिन वोल्ट जो बैरियर पोटेंशियल होगा उनको रोकेगा. तो एक वक्त ऐसा है कि जब हम इतना वोल्टेज बढ़ा देंगे कि हमारा जो डायोड के बीच में जो पाथ वे जो मैंने लाइन बनाई हुई है ये टूट जाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, तो वो जो वोल्टेज अंदर बना था उस वक्त वो कहलाएगा आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज. ठीक है स्टूडेंट्स, ये है बात सारी. अच्छा, और इसका जो ग्राफ बनता है पेपर में वैसे आता तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि इसका ग्राफ होता कैसे है. तो बेसिकली इसका जो ग्राफ होता है, मैं सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए कि अगर हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग के पढ़ चुके हैं तो रिवर्स बायसिंग का भी होना चाहिए. तो ग्राफ कुछ हमारे पास इस तरीके से इसका बनता है, लाइक दिस. ठीक है, दिस इज करंट एंड दिस इज वोल्टेज. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ग्राफ को समझें, सीखें. और पेपर में आता नहीं है, तो ये जो पॉइंट है ना ये बेसिकली कहलाता है हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज का. ठीक है, चल. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग भी पढ़ ली, रिवर्स बायसिंग भी पढ़ ली. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डायोड. एप्लीकेशंस ऑफ डायोड. देखिए, सबसे पहली जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है एलईडी. एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड. ठीक है स्टूडेंट्स, लाइट इमिटिंग डायोड. और जो हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड का जो सिंबल है कुछ हमारे पास ये बनेगा. ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिंबल आ गया. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंबल आ गया. अच्छा, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन फॉरवर्ड बायसिंग. इट वर्क्स ऑन फॉरवर्ड बायसिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, इट वर्क्स ऑन फॉरवर्ड बायसिंग. इट इज मेड अप ऑफ it is made up of gallium arsenide, gallium arsenide, गैलियम फॉस्फाइड या गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड. ये बेसिकली हमारे पास
ये बने हुए होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चले आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ यूज करते हैं एलईडी को? इट इज यूज इन लाइटनिंग टीवी रिमोट्स में यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास पहली एप्लीकेशन हो गई है। दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है फोटो डायोड। फोटो डायोड आपके पास क्या होता है? इट इज यूज्ड टू स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन द सर्किट। तो बेसिकली फोटो डायोड को हम लोग यूज करते हैं सर्किट को खोलने बंद करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और सारा का सारा काम कितनी देर में हो रहा होता है? नैनो सेकंड्स के अंदर कंप्लीट हो रहा होता है। ओके। अच्छा, इट वर्क्स ऑन रिवर्स बायसिंग। ये रिवर्स बायसिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अलावा जो फोटो डायोड है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये हम लोग फोटो डायोड यूज क्या करते हैं? इट इज वाइडली यूज्ड इन ऑटोमेटिक स्विचिंग। यूज किया जाता है ऑटोमेटिक स्विचिंग में। इसके अलावा फास्ट काउंटर्स में यूज किया जाता है। फास्ट काउंटर से मुराद क्या है? जीएम काउंटर्स, ठीक है स्टूडेंट। जीएम काउंटर, अरे जीएम काउंटर क्या चीज होती है? टू डिटेक्ट द आयनाइजेशन, आयोनाइजिंग भी कह सकते हैं, आयनाइजिंग या आयनाइजेशन पावर ऑफ रेडिएशंस, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस, ठीक है फ्रेंड्स। खैर, ऑटोमेटिक स्विचिंग फास्ट काउंटर्स या जीएम काउंटर्स के अंदर यूज होता है। इसके अलावा लॉजिक सर्किट्स में यूज होता है, ठीक है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, बच्चे कहते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्या चीज़ होती है? भाई देखें, ऑटोमेटिक स्विचिंग के अंदर हमारे पास जो स्मोक अलार्म्स होते हैं वो चीज़ आ जाती हैं, ठीक है। स्मोक अलार्म्स या फायर अलार्म्स या बर्गलर अलार्म वहाँ पे यूज होता है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग समझ लें कि ऑप्टिकल फाइबर में, फाइबर ऑप्टिक सिस्टम के अंदर, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास फोटो डायोड का काम है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो बात आ रही है, तो तीसरी एप्लीकेशन है उसका नाम है फोटो सेल, ठीक है। हो सकता है आपने नाम सुना हो फोटो सेल का। मैं यहाँ पे आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए लिख रहा हूँ फोटो सेल। इसका दूसरा नाम है फोटो वोल्टिक सेल। ओके।
फोटो सेल या फोटोवोल्टिक सेल क्या चीज़ है? बेसिकली आपके पास एक डिवाइस है, या एक ये समझ लें कि सेमीकंडक्टर एक सब्सटेंस है कि जो कि कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ स्टूडेंट्स। इट इज यूज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। यूजेस प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम लोग इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम होता है सोलर सेल, ऑल्सो रेफर्ड एज सोलर सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फोटो सेल के कॉन्सेप्ट हो गए। नेक्स्ट जो बात हम लोग अब स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है रेक्टिफिकेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्या कॉन्सेप्ट होता है रेक्टिफिकेशन का? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल। ठीक है, सिंपल सा काम है। अच्छा, अभी जो नेचर आउटपुट नेचर जो मिलती है, आउटपुट नेचर, ये बेसिकली हमारे पास होती है डीसी पल्स। अब डीसी पल्स कुछ ऐसी होती है, मैं तमाम स्टूडेंट्स को दिखा देता हूँ लाइक दिस। डीसी पल्स स्मूथ नहीं होती, इट्स नॉट स्मूथ, इट्स नॉट स्मूथ डीसी सिग्नल। ठीक है, बिकॉज इट हैज वेरिएशन, बिकॉज इट हैज वेरिएशन इन इट्स एम्पलीट्यूड, इन इट्स एम्पलीट्यूड। अगर आप देखें एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, जीरो पे भी जा रहा है, तो तभी हम उसको डीसी पल्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक की पॉइंट लिख रहा हूं। टू मेक डीसी पल्स इनटू स्मूथ डीसी सिग्नल, we use smoothing technique या filter circuit in which we connect a capacitor। ठीक है, इस बात को याद रखिए कि अगर हमें डीसी सिग्नल को डीसी सिग्नल स्मूथ चाहिए, स्मूथ डीसी सिग्नल चाहिए, तो हमें स्मूथिंग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, जिसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं? कैपेसिटर यूज करते हैं। ये की पॉइंट है। अच्छा, डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर। हम लोग डायोड को यूज करते हैं एज अ रेक्टिफायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल राइट। अब बात यह है कि दो टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स होती हैं रेक्टिफिकेशन की। टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। एक आपके पास कहलाती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के कॉन्सेप्ट ये है कि इन दिस रेक्टिफिकेशन ओनली
half AC signal positive part is converted into DC पल्स। कैसे? ये देखिए, ये हमारे पास एक इनपुट AC इनपुट वेव है, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अब आप उसको करवा रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट से आपने गुजारा, तो नतीजे में अब जो आपके पास वेव आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी। दिस पॉजिटिव साइकिल मिलेगी, फिर एक गैप मिलेगा, फिर एक पॉजिटिव साइकिल मिलेगी, फिर एक गैप मिलेगा, फिर एक पॉजिटिव साइकिल मिलेगी, गैप मिलेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास है आउटपुट डीसी पल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक साइकिल के अंदर अगर हम एक साइकिल के अंदर वन पॉजिटिव पार्ट देख रहे हैं, तो एक ही साइकिल में आउटपुट में भी हमें एक ही पॉजिटिव पार्ट मिलेगा। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमें ये पता चल जाए कि इनपुट फ्रीक्वेंसी बराबर होती है आउटपुट फ्रीक्वेंसी को। मतलब एक साइकिल में जितनी हमें पॉजिटिव वेव्स मिलेंगी उतनी ही हमें आउटपुट में मिलेंगी, कोई फर्क नहीं है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को देखें, इन हाफ वेव रेक्टिफायर वी हैव एसी इनपुट, इसके अलावा एक डायोड होता है और एक हम लोग लगाते हैं लोड, एट विच डीसी पल्स इज ऑब्टेन्ड। और ये तीनों को हम लोग लगाते हैं सीरीज में। इन तीनों को हम कैसे लगाएंगे? कि सीरीज में लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया डायोड, ये हमारे पास आ गया एसी इनपुट, और बच्चों ये हमारे पास आ गया लोड। और मैंने अभी आपको बताया था लोड के अक्रॉस क्या होगा, लोड के अक्रॉस हमारे पास आउटपुट मिलेगा, ठीक है। लोड के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगा, तो हम ये लिख देते हैं, इसके अक्रॉस हमें एक आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। दैट इट दैट इज डीसी आउटपुट। और ये हमारे पास है एसी इनपुट। अब वर्किंग इतनी मुश्किल नहीं है, वर्किंग के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। फॉर वन साइकिल मतलब एक साइकिल के लिए, अगर हम एक साइकिल की बात करें, एक साइकिल की बात करें तो आपको ये वाली बात पता चल जाएगी, ये वाली बात पता चल जाएगी कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम टाइम टी जीरो से लेकर कहाँ तक जाता है? टाइम टी तक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली बात है, इसको अपने जहन में बिठाएं कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड है वो जीरो से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? जीरो से स्टार्ट होगा और टी तक जाएगा। एक साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, एक साइकिल की बात कर रहा हूँ। स्टार्ट्स फ्रॉम टी जीरो टू टी। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इससे हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए। इससे मैं तो समझ लूंगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाए। जीरो टू टी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? हाफ साइकिल के लिए टाइम पीरियड जीरो से होगा टी/2, और रेस्ट हाफ साइकिल पे जो टाइम पीरियड होगा होगा टी/2 से कहाँ तक? टी तक, ठीक है। अच्छा, जो पहली हाफ साइकिल होगी उसमें जो ए टर्मिनल और बी टर्मिनल है, ए टर्मिनल इज पॉजिटिव और बी टर्मिनल है नेगेटिव,
और दूसरी हाफ साइकिल के लिए अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के अंदर टर्मिनल्स की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो ए टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव और बी टर्मिनल क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारे पास आधी साइकिल है तो ये टर्मिनल हो गया पॉजिटिव और ये नीचे वाला टर्मिनल क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें ये वाली बात पता है कि डायोड का ये वाला हिस्सा कहलाता है पी। तो जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्ट होगा तो ये डायोड हो जाएगा ऑन और ये अपने अंदर से करंट को फ्लो करवाएगा। और जैसे ही करंट फ्लो होगा, जैसे ही करंट रजिस्टर पे पहुंचेगा फौरन से आपको एक पल्स मिलेगी पॉजिटिव। अब करंट खत्म थोड़ी हुआ लोड पर, बल्कि करंट अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे एंड हो जाएगा। आफ्टर देन दैट जब हमारे पास आधी साइकिल मतलब रेस्ट हाफ साइकिल के ऊपर क्या हुआ, अगले टाइम के ऊपर, आधे टाइम के ऊपर, कि जो पॉजिटिव साइकिल थी वो अब कन्वर्ट हो गई नेगेटिव में और नेगेटिव कन्वर्ट हो गई पॉजिटिव में। तो टर्मिनल ए था वो अब बन गया नेगेटिव और टर्मिनल बी जो पहले नेगेटिव था वो क्या बन गया, पॉजिटिव। अब नेगेटिव टर्मिनल पी से कनेक्ट होगा तो अब डायोड आपका हो जाएगा ऑफ और जब डायोड ऑफ हो जाएगा तो अब करंट आगे नहीं जा सकता, करंट आगे ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, और इवेंचुअली जब करंट ट्रांसफर ही नहीं होगा तो फिर आपको एक गैप मिलेगा, फिर दोबारा से साइकिल स्टार्ट हुई, सारा प्रोसीजर वैसे ही चलेगा और फिर आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव साइकिल। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे ये लिख देता हूं आगे, डायोड इज ऑन, वी गेट पॉजिटिव डीसी पल्स। और यहाँ पे क्या होगा, डायोड ऑफ हो जाएगा एंड वी गेट नो पल्स, मींस फ्लैट लाइन मिलेगी। कौन सी लाइन मिलेगी हमें, फ्लैट लाइन मिलेगी। अच्छा, आप कुछ खास बातें हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट से रिलेटेड वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है ये देख लें बच्चों, उसकी एफिशिएंसी होती है 40.8%। सेकेंडली एक होता है फॉर्म फैक्टर। क्या होता है बच्चों, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर बेसिकली बराबर होता है वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज डिवाइडेड बाय एवरेज डीसी वोल्टेज। ये भी डीसी है और ये भी डीसी है, इन दोनों को डिवाइड करवाते हैं तो रेशियो से आपको क्या मिलेगा, फॉर्म फैक्टर मिलेगा। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर में रूट मीन स्क्वायर डीसी वोल्टेज बराबर होता है वी नॉट अपॉन 2 के, और एवरेज डीसी वोल्टेज की वैल्यू होती है वी नॉट अपॉन पाई। तो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, पाई अपॉन 2 बन जाएगा। पाई अपॉन 2 को हम लोग बोलते हैं 1.57। स्टूडेंट कहता है सर वी नॉट तो बता देंगे क्या है, वी नॉट को बोलते हैं, वैसे मैंने बताया भाई, पीक वोल्टेज कहते हैं, किसी और चैप्टर में हमने डिस्कस किया, बताइए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का मतलब क्या है, हाउ मच रिपल्स आर प्रोड्यूस इन द हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। तो जब हम वैल्यू प्लेस करवाएंगे तो आंसर आएगा 1.21। तो ये रिपल फैक्टर की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इसको अपने ध्यान में याद रखिएगा, हो सकता है इससे रेलेवेंट आपके पास कोई एमसीक्यू बन जाए। अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन की। सेकेंड टैब है आपका फुल वेव रेक्टिफिकेशन। बच्चों फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर अगर आप नाम पे फोकस करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंप्लीट एसी सिग्नल is converted into
डीसी सिग्नल। मतलब ये है कि अगरचे हम लोग यहाँ पर एक साइकिल दिखाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये है हमारे पास एसी इनपुट सिग्नल। अब जब हम इसको फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट से गुजारेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट से गुजारेंगे, तो नतीजे में अब हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता चलूं, एक साइकिल के ऊपर एक साइकिल के ऊपर हमें वन पॉजिटिव पार्ट मिल रहा है, जबकि अगर हम एक ही साइकिल के ऊपर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ट्वाइस या टू टाइम्स पॉजिटिव पार्ट मिल रहा है। मतलब ये है, अच्छा इसको मैं पहले लिख दूं, दिस इज डीसी आउटपुट पल्स। तो यहाँ पे आपने सीखा क्या, यहाँ पे आपने सीखा ये कि जो फ्रीक्वेंसी है आउटपुट की, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो है डबल ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी का। तो याद रखिए, मतलब आउटपुट फ्रीक्वेंसी में दो साइकिल्स मिल रही हैं एज कम्पेयर टू इनपुट। ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, टू की वैल्यू आउटपुट के साथ नहीं होगी, ये क्वेश्चन बता रही है आउटपुट इज डबल ऑफ इनपुट। ये बात है सारी, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि मिनिमम डायोड्स कितने लगे हुए हो सकते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन करवाने के लिए। मिनिमम टू डायोड से काम भी हो सकता है और मैक्सिमम डायोड्स यूज हो सकते हैं, चार डायोड्स यूज हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चार डायोड यूज हो सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग फुल वेव रेक्टिफाइड जो सर्किट होता है, इसको हम प्रोसीड कर सकते हैं, फुल वेव रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं दो तरीकों से। एक होता है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर और एक है आपके पास ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग फुल वेव रेक्टिफिकेशन को अब देखेंगे। दो टाइप्स उसकी जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस की। एक आपके पास कहलाती है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, जिसके थ्रू हम लोग रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द सर्किट दैट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये वो सर्किट आपके पास होता है जो कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, सेकेंडली तमाम स्टूडेंट्स को ये बात भी बताता चलूँ कि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। तो फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर को। बेसिकली सेंटर टेप ट्रांसफार्मर नाम से समझ में आपको आ रहा होगा कि जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, ये बेसिकली ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, जैसा हमारे पास ट्रांसफार्मर के अंदर वर्किंग होती है, याद रखिएगा म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना होता है, तो वैसे ही तकरीबन हमारे पास कुछ काम यहाँ पर भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, सेकेंडली तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात बताता चलूँ कि हमारे पास पूरे सर्किट में, मतलब सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के अंदर दो डायोड्स यूज होंगे। टू डायोड्स आर यूज्ड। ठीक है, टू डायोड्स आर यूज्ड। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे पास लोड है, लोड लोड रजिस्टर कह सकते हैं, और लोड रजिस्टर हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। एट विच आउटपुट इज ऑप्टेन एट विच आउटपुट इज ऑप्टेन्ड। तो वो बेसिकली हमारे पास लगा हुआ होगा पैरेलल के अंदर। ऑप्टेन इज लोकेटेड या प्रेजेंट इन पैरेलल। वो पैरेलल के अंदर हमारे पास लगा हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, जो हमें आउटपुट मिलता है वो डीसी पल्स मिलती है, याद रखिएगा। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है उसके क्या मामलात होंगे। तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के अंदर जैसा आपको ये नज़र आ रहा है कि देखें, ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन के तौर पे भी कह सकते हैं। कुछ हमारे पास पार्ट्स, वैसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास डायोड D1 आ गया, दूसरा डायोड D2 आ गया।
एक हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है। और जो दूसरी कॉइल है वो हमारे पास कौन सी कॉइल है, सेकेंडरी, ठीक है। अच्छा, अब जो इसकी वर्किंग है बहुत इजी है, बहुत मज़ेदार है, बस उसको समझने के लिए आपने कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है वो जो आपको अपने जहन में याद रखनी है, प्रेयर इन्फॉर्मेशन, प्रेयर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास प्रेयर इन्फॉर्मेशन नहीं है बच्चों तो आपको फिर ये क्लियर नहीं हो सकेगा कि क्या इसके अंदर सिस्टम चल रहा है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है। तो आपने ये वाली बात याद रखी, याद रखनी है, करंट ऑलवेज कंप्लीट इट्स साइकिल, करंट ऑलवेज कंप्लीट इट्स साइकिल, करंट ने अपनी साइकिल को मुकम्मल करना है, करंट ऑलवेज कंप्लीट इट्स साइकिल, ठीक है। अच्छा, और हमेशा करंट एंड होता है, मतलब कन्वेंशनल करंट की बात करें, सो इट ऑलवेज एंड्स एट द लोअर पोटेंशियल, इट ऑलवेज एंड्स इट ऑलवेज एंड्स एट द लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा जी, चलिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई, ये प्री इन्फॉर्मेशन, ये दो चीज़ें आपको होनी चाहिए। अच्छा, जो करंट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये आपके पास है कन्वेंशनल, इस बात को याद रखिएगा, दिस इज अ कन्वेंशनल करंट, ठीक है। ये आपके पास एक कन्वेंशनल करंट है, इस बात को अपने जहन में याद रखें। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अब हम वर्किंग की तरफ आ रहे हैं। वर्किंग बहुत इजी है, बहुत मज़ेदार है। देखें भाई, वर्किंग के अंदर हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। वर्किंग बेसिकली आपके पास ये हो रहा है, एक सेकंड के अंदर, मतलब अगर हम एक यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड के अंदर ये जो हमें ये जो एसी इनपुट नज़र आ रहा है, तो इसका ये हमें अपर पार्ट नज़र आ रहा है पॉजिटिव और लोअर पार्ट हमें नज़र आ रहा है नेगेटिव। अच्छा, बेसिकली ये हमारे पास उस एसी सोर्स के टर्मिनल होंगे, एसी सोर्स के क्या होंगे, टर्मिनल्स होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो टर्मिनल होगा एसी सोर्स का, ये पॉजिटिव होगा, और ये वाला टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव होगा, एक सेकंड के लिए। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम, अगर हम अपने पूरे साइकिल को, मतलब पूरी एसी साइकिल को डिवाइड करें हाफ में, तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो टू टाइम टी इज इक्वल्स टू टी बाई टू, ठीक है। ये आपके पास है, या इसको हम ये कह सकते हैं एक सेकंड पर, मतलब अब ऑब्वियसली हमने एक रैंडमली एक वैल्यू डिसाइड कर ली कि एक सेकंड पर जो पहला टर्मिनल है वो पॉजिटिव है और जो अगला टर्मिनल है वो नेगेटिव है एसी सोर्स का। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पूरी एसी साइकिल में आधी साइकिल पर ये वाला टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे वाला टर्मिनल क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अगली बात पर हम लोग बात करेंगे, अब हमें थोड़ा सा म्यूचुअल इंडक्शन समझना पड़ेगा। म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर याद रखिएगा कि आपके पास करंट चेंज होता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, करंट चेंज होगा, ठीक है, ये आपके पास करंट चेंज हो रहा है। अच्छा, अब जो हमारे पास करंट जब चेंज हुआ तो नतीजे में ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ये जो आपको दो लाइंस नजर आ रही हैं, बेसिकली ये दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है बच्चों, ये तब्दील हो रहा है, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग। और ये वाली बात सब जानते हैं कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो जो हमारे पास अगला कॉइल है, जो हमारे पास अगला कॉइल है वो क्या होगा, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये देखें, ये जो हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल ए मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ और दूसरा कोना है टर्मिनल बी। तो जो हमारे पास टर्मिनल ए है वो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ भी है, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, इसको मैं यहाँ पे चले हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारे पास पॉजिटिव है और नीचे वाला टर्मिनल क्या है, हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है हमारा ईएमएफ। अच्छा, अब डायोड का ये वाला जो पार्ट है, मैं आपको बता दूं, जो डायोड का हमारे पास ये वाला पार्ट है ये हमारे पास कहलाता है पी टाइप, और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है, एन टाइप। सिमिलरली ये वाला जो आपके पास पार्ट होगा ये पी कहलाएगा और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, हमारे पास एन, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल जैसे ही पी टाइप से कनेक्ट होता है तो डायोड डी वन क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑन हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा बच्चों, ऑन हो जाएगा। और जो हमारे पास डी टू है उसका नेगेटिव टर्मिनल हमें पॉइंट बी पे नजर आ रहा है, तो नेगेटिव टर्मिनल जब पी से कनेक्ट होगा तो डायोड डी टू क्या हो गया, हमारे पास ऑफ हो गया, ठीक है। अब इस बात को मैं लिख भी देता हूँ, फ्रॉम टी जीरो टू टी बाई टू, द डायोड डी वन इज ऑन, डायोड डी वन क्या हो जाएगा, ऑन, और डायोड डी टू आपके पास क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अच्छा, जब डायोड डी वन ऑन हो गया इसका मतलब क्या है, करंट यहाँ से चलेगा, जैसे ऑलरेडी बताया गया है, करंट यहाँ से चलेगा, करंट यहाँ पर आया। अच्छा जी, ऑब्वियसली उसके बाद फिर करंट ने अपनी साइकिल को मुकम्मल करना है। अच्छा, अब करंट नीचे नहीं जा सकता, अब आप बोलेंगे सर नीचे क्यों नहीं जा सकता, नीचे इसलिए नहीं जा सकता, डी टू बंद पड़ा हुआ है, मतलब ये पूरा जो पाथ आपको नजर आ रहा है यहाँ से लेकर
यहाँ तक ये पूरा पाथ बंद पड़ा हुआ है, ऑफ है। अब आप बोलेंगे सर अब क्या होगा? तो अब ये होगा कि आपके पास ये जो करंट है जो ऊपर से आ रहा था, ये आपके पास जाएगा इस वाले पाथ पर रजिस्टर के पास। और जैसे ही रजिस्टर के पास जाएगा, आपको एक पल्स मिलेगी। क्या मिलेगी? एक डीसी पल्स, डीसी आउटपुट पल्स मिलेगी। अच्छा, मैंने फिर बात आपको बतानी है कि करंट ने अपनी साइकिल को मुकम्मल करना होता है कन्वेंशनली। तो फिर करंट आपके पास यहां से होता हुआ, इस जगह से होता हुआ यहाँ पर एंड हो जाएगा। जैसा आपको ये एरोस में नजर आ रहा है, देखिए नेगेटिव टर्मिनल पे एंड हो गया। तो यहाँ पे ये देखें कि यहाँ से करंट चला, ये यहाँ से करंट चला, और करंट आपके पास लोड से होता हुआ आउटपुट देता हुआ नेगेटिव टर्मिनल पे एंड हो गया। ठीक है, तो ये है आपके पास फ्रॉम T0 टू T/2 पर क्या हो रहा है। वी गेट DC आउटपुट पल्स एट लोड, एट लोड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें। अच्छा, ये हमारे पास हो गया पहला पॉइंट। अब हमारे पास अगली बात जो होगी वो बिल्कुल इसके अपोजिट होगी। तो आप खुद भी आप समझदार स्टूडेंट्स हैं सारे, माशाल्लाह। तो आपको ये वाली बात पता है कि रेस्ट हाफ साइकिल पे क्या होगा, फ्रॉम टाइम T/2 टू T सेकेंड्स। अब क्या होगा कि जो डायोड पहले ऑन थे वो अब ऑफ हो जाएंगे। डायोड D1 इज ऑफ, और जो हमारे पास डायोड D2 था जो कि पहले बंद पड़ा हुआ था, अब आपके पास क्या हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा। और फिर हमें नतीजे में क्या मिलेगा, एक डीसी पल्स आउटपुट में मिलेगी। वी गेट डीसी आउटपुट पल्स एट लोड, एट लोड। तो ये है बात। तो दैट मीन्स हमारे पास जब ये ऑन हुआ था D1, तो हमें लोड पर एक डीसी पल्स मिला। और जब D2 हमारे पास ऑन हुआ तो फिर हमें डीसी आउटपुट पल्स मिला। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखें, इसको भी समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है। अब देखें, अब होगा ये कि जब हमारे पास रेस्ट हाफ साइकिल होगी, तो अब वो टर्मिनल जो पहले आपके पास क्या था, वो टर्मिनल जो पहले आपके पास था पॉजिटिव, अब मेरे प्यारे बच्चों वो कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल में। ठीक है, और वो जो टर्मिनल नेगेटिव था वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज द चार्म ऑफ द एसी करंट। एसी करंट में मुसलसल पोलैरिटी चेंज होती है, तो रेस्ट हाफ साइकिल के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव बन गया और नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जितना मैंने फरमाया था वही सब चीजें उल्टी हो जाएंगी। अब जब म्यूचुअल इंडक्शन का पूरा फिनोमेना होगा, तो जो आपका सेकेंडरी कॉइल है उस पे अब जो करंट आएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो सेकेंडरी कॉइल पे करंट आएगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब टर्मिनल ए आपका बन गया है नेगेटिव, और टर्मिनल बी आपके पास क्या बन गया है, पॉजिटिव। सो दैट मीन्स अब करंट ने यहां से नहीं चलना, अब करंट ने चलना है नीचे से। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज अब ये पॉजिटिव बन चुका है, ये देखें मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। अब करंट यहाँ से चलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से चलेगा क्यों, बिकॉज पहले D2 ऑफ था, अब ये क्या हो गया, ऑन। बिकॉज देखिए ना, पॉजिटिव टर्मिनल P से कनेक्ट हो रहा है, तो ये D2 ऑन हो गया। और ऊपर वाला जो अब नेगेटिव बन चुका है, तो वो D1 को ऑफ कर देगा। क्यों ऑफ कर देगा, बिकॉज नेगेटिव P के साथ कनेक्ट होगा, तो ऑब्वियसली D1 ऑफ हो जाएगा। तो अब यहाँ से करंट चलना स्टार्ट हुआ, करंट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, करंट यहाँ ऊपर आया। अब करंट ने देखा भाई ऊपर का रास्ता तो बंद पड़ा हुआ है, तो क्यों ना मैं लोड से गुजरूं। तो जैसे ही लोड से गुजरा, फौरन से एक डीसी पल्स जनरेट हो गई। डीसी पल्स जनरेट हुई, और फिर करंट ने अपनी साइकिल को मुकम्मल किया नेगेटिव टर्मिनल पर। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब हम अपने जो दूसरे टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, जो हमारा दूसरी टाइप है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट की, उसका नाम है ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। नाम है ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट एक अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट की कुछ थोड़े से अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लें, कुछ की पॉइंट्स देख लें, तो सबसे पहला की पॉइंट कुछ ये होगा कि फोर डायोड्स आर यूज। अच्छा, दूसरा जो की पॉइंट है वो क्या होगा, दूसरा की पॉइंट ये होगा कि चारों डायोड कैसे लगे हुए होंगे, एक लूप में लगे होंगे। चारों डायोड कनेक्टेड इन अ लूप। ऑल डायोड्स आर कनेक्टेड इन अ लूप। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास चार डायोड्स यूज होंगे, एक लूप में कनेक्ट होंगे। ठीक है, और ये इसकी सिंपल सी एक कंस्ट्रक्शन है ऑब्वियसली। फिर हमें एक डीसी पल्स भी मिलेगा। हम यहाँ पे ये भी मेंशन मैं कर देता हूँ कि इस पूरे जो डायोड मतलब जो पूरा लूप है, इसके दो टर्मिनल्स पे एसी इनपुट मिलेगा, और रेस्ट ऑफ द टू टर्मिनल्स के ऊपर हमें एक डीसी आउटपुट मिलेगा। तो ये तीसरा की पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। एन एसी
an AC source, an AC input source is connected. An AC input source is connected is connected with the two terminals of loop with two terminals of loop while जो हमारे पास जो दूसरे दो टर्मिनल्स बच गए while the load is connected connected with the rest of टू टर्मिनल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ध्यान में याद रखें। अब आए इसको ज़रा मजीद पढ़ते हैं इसकी डायग्राम के साथ। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपको अब डायग्राम में नजर आ रहा है कि जैसे मैंने आपको ये वाली बात बोली कि यहाँ पर हमारे पास जो चार डायोड्स लगे हुए हैं वो किस में लगे हुए हैं, एक लूप के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास चार डायोड्स हैं, D1, D2, D3, D4। अच्छा, नेम के हिसाब से बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होइएगा, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी D1, D2, D3, D4 नेमिंग दे सकते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ सिंपल और सिर्फ क्या होगा, हमें ये समझना है कि कब कौन सा डायोड यूज हो रहा है और कब कौन सा डायोड ऑफ हो रहा है। ठीक है, अच्छा सारा गेम वही होगा। मैं यहाँ पे टर्मिनल्स के नाम दे देता हूँ, टर्मिनल A, B, C और D। तो आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि जो टर्मिनल A और C है उसके बीच में आपको एक क्या मिल रहा है, AC इनपुट। और B और D के ऊपर आपको क्या मिल रहा है, एक आपको एक लोड मिलेगा, एक आपको आउटपुट नजर आ रहा है। अब आप चाहे यहाँ बना दें चाहे आप ये नीचे करके बना दें, बात एक ही है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखें होगा क्या, होगा वही जो अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर भी, हमने जैसा ऊपर डिस्कस किया था सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में, वही होगा कि फ्रॉम T0 टू T2। तो अब हमें समझना है क्या होगा। अब चेक करते हैं कौन से डायोड ऑन होंगे कौन से डायोड ऑफ होंगे। ये देखें, अब लेट सपोज कि ये वाला टर्मिनल हमारे पास पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल क्या है, नेगेटिव। बट फॉर टाइम T0 टू T/2 दैट इज फर्स्ट हाफ साइकिल है, ये हमारे पास फर्स्ट हाफ साइकिल है। फर्स्ट हाफ साइकिल पर हमारे पास जो टर्मिनल्स थे, तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अब ये देखें कि ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये आपका जो नीचे वाला टर्मिनल है ये आपका नेगेटिव है। अब नतीजे में हुआ क्या, नतीजे में ये हुआ कि देखें ये डायोड का ये कहलाता है एन टैप और ये डायोड का क्या कहलाता है, ये कहलाता है पी टैप। अब जब ये डायोड के पी टैप से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ तो डायोड D1 क्या हो गया, ऑन। और ये जो आपका D3 है ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। मतलब ये रास्ता बंद हो गया, इस रास्ते से करंट नहीं गुजर सकता। नीचे देखते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से ये एन टाइप कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव से एन टाइप कनेक्ट हो गया तो ये D2 आपके पास ऑन हो जाएगा। और ये है पी टाइप, तो ऑब्वियसली ये आपके पास जब पी टाइप से कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल, तो नतीजे में क्या होगा कि ये D4 आपके पास क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस से बेहतर ये है कि मैं यहाँ पे ऑफ लिख देता हूँ, ये ऑफ हो गया। सो दैट मीन्स अब ये बात हम यहाँ पे लिख देते हैं कि D1 एंड D2 क्या हो गए, ऑन। वाइल D3 एंड D4 ये क्या हो चुके हैं, हमारे पास ऑफ हो चुके हैं। अब चेक करते हैं कि करंट कैसे फ्लो करेगा। देखिए करंट यहाँ से चला, कन्वेंशनल करंट। अब जहाँ पे रास्ता खुला हुआ है वहां से करंट चलेगा, करंट यहाँ पर आया। अब आपको ये वाली बात पता है, नीचे वाला रास्ता D4 वाला तो बंद पड़ा हुआ है, तो जो करंट है वो पूरा का पूरा यहाँ से गुजरेगा लोड से। और जैसे ही लोड से गुजरेगा, जैसे ही लोड के ऊपर आएगा, फौरन से एक पल्स जनरेट होगी पॉजिटिव। ठीक है, फौरन से एक पल्स जनरेट होगी पॉजिटिव। और फिर आपके पास क्या होगा कि करंट ने अपनी साइकिल को मुकम्मल करना है। करंट आपके पास D2 से आया, बिकॉज करंट आपके पास बेसिकली उस रास्ते पे ही चलेगा जो रास्ता ओपन है, तो ये ऑन है D2 की वजह से। और आपके पास ये करंट यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ एक नेगेटिव लोअर पोटेंशियल पे एंड हो जाएगा। तो आपने देखा कि करंट की साइकिल किस तरीके से चल रही है। वी गेट DC पल्स एट लोड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें ये तो हमारे पास एक वर्किंग हो गई, आधी वर्किंग हो गई। दूसरी वर्किंग के लिए मैंने आपके लिए दूसरी डायग्राम बनाई हुई है। अब आपके पास क्या होगा, फ्रॉम मतलब अब आपके पास लास्ट हाफ साइकिल है, फ्रॉम T/2 टू टाइम T सेकेंड्स। अब क्या होगा, जो हमारे टर्मिनल्स हैं उनकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। अब ये टर्मिनल नेगेटिव बन गया, ये टर्मिनल पॉजिटिव बन गया। तो मेरे बच्चों जो पहले D1 और D2 पहले जो ऑन पड़े हुए थे अब वो ऑफ हो जाएंगे।
और जो D3 एंड D4 जो पहले ऑफ पड़े हुए थे वो अब ऑन हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसको देखते हैं, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये नेगेटिव टर्मिनल बन गया, अब नीचे वाला पॉजिटिव बन गया। ये आपके पास D3 ऑन हो जाएगा और D1 ऑफ हो गया, ठीक है, मतलब रास्ता बंद हो गया। और पॉजिटिव टर्मिनल D2 से जब D2 के पी ये सॉरी ये है N, तो ये कर देगा इसको ऑफ, ठीक है, D2 को ऑफ कर देगा। और D4 के ये पॉजिटिव टर्मिनल से P कनेक्ट हो रहा है, तो ये D4 आपका ऑन हो गया। अब आए जरा देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से साइकिल चल रही है। करंट ऑब्वियसली यहाँ से चलेगा पॉजिटिव से। अब जहां से रास्ता खुला हुआ है वहां से करंट चला, यहाँ से, यहाँ से। अब करंट D1 पे नहीं जा सकता, पूरा का पूरा करंट जाएगा आपके पास इस लोड पर, क्यों? बिकॉज रास्ता खुला हुआ है। और जैसे ही जाएगा फौरन से आपके पास एक पल्स जनरेट हो गई पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर यहाँ से होता हुआ D3 से होता हुआ करंट आपके पास एक लोअर पोटेंशियल पे एंड हो जाएगा। तो वी गेट DC आउटपुट पल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपने समझा सीखा कि यहाँ पर भी हमें एक DC आउटपुट पल्स मिल रही है। तो अगर हम दोनों पल्सेस को ऐड करें तो हमारे पास पहली पल्स और दूसरी पल्स, मतलब दोनों हमारे पास जो साइकिल्स थी, मतलब जो AC इनपुट साइकिल जो हमारे पास है लाइक दिस, AC इनपुट साइकिल होती है। तो ये पूरी की पूरी AC इनपुट साइकिल कन्वर्ट किस में हो चुकी है? एक DC आउटपुट पल्स में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये बेसिकली हमारे पास है ब्रिज फुल रेक्टिफिकेशन या फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट की जो दूसरी हमारे पास प्रोसीजर है, दूसरे मेथडोलॉजी है, दूसरा सर्किट है, दूसरी टाइप का, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अच्छा, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, वो कुछ की पॉइंट्स भी देख लेते हैं। की पॉइंट जरूरी है पढ़ना, देखना, समझना। वो इसलिए बिकॉज जैसे हमने पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर भी कुछ की पॉइंट्स हमें ऑलरेडी पता होने चाहिए। तो आज को भी जरा देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स बस याद रखिएगा, कुछ वैल्यूज हैं जो कि आपने अपने जहन में याद रखनी है। सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आपके पास, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट के डबल होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो एफिशिएंसी होगी फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट की, चाहे वो सेंटर टेप हो, चाहे वो ये ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट हो, तो जो इसकी एफिशिएंसी होगी वो होगी 81.2 से 81.6% के बिटवीन, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास फॉर्म फैक्टर है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया बता, जो फॉर्म फैक्टर होता है वो बेसिकली हमारा रूट मीन स्क्वायर DC वोल्टेज को अगर हम लोग डिवाइड करवाएं एवरेज DC वोल्टेज से, तो हमारे पास लाजमी लाजमी एक वैल्यू आएगी जिसको हम बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। तो जो हमारा रूट मीन स्क्वायर DC वोल्टेज होता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन में, वो बराबर होता है V0 अपॉन अंडर रूट 2। और जो हमारे पास एवरेज DC वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2V0 अपॉन 5। हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू बन जाएगी पाई अपॉन 2 अंडर रूट 2। उसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1 में। तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर या फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में होती है 1.1 में। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस की भी थी कि फॉर्म फैक्टर का अगर स्क्वायर लें, 1 से माइनस करवाएं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और तकरीबन जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.4। तो रिपल्स बेसिकली फुल वेव में रेक्टिफायर सर्किट में कम प्रोड्यूस होते हैं एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में। बिकॉज आपको याद होगा फुल रिपल फैक्टर वहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ कम होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।